नमस्कार दोस्तों। कश्मीर के पहलगाम में हुए कत्लेआम के बाद आपने बहुत बातें सुनी होंगी कि कैसे पाकिस्तान के भेजे आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, कैसे सुरक्षा एजेंसियां इसे भांपने में विफल हुई, कैसे पाकिस्तान की तरफ से इसके संकेत मिल रहे थे लेकिन भारत उन्हें पढ़ नहीं पाया। अब जबकि भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर है और सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में आबड़-ताबड़ एक्शन ले रही हैं, लोकल आतंकवादियों के मकान तोड़ रही हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपका ध्यान उन चीजों के पार ले जाना चाहता हूं, जो आपको अखबारों और टीवी चैनलों में पढ़ने, देखने को मिलता है। मैं कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को 20 साल से भी ज्यादा वक्त से कवर कर रहा हूं और मैंने इस पर 3 किताबें भी लिखी हैं। जब कोई बड़ी घटना होती है तो उससे जो एनर्जी पैदा होती है, उसकी तेज रोशनी में हम कई बार बड़ी तस्वीर को देख नहीं पाते और इसलिए हमारी सोच, हमारी समझ सीमित रह जाती है। तो आइए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करें जो इस पूरे प्रकरण में कहीं हेडलाइन्स के नीचे दब कर रह गई। सबसे पहली बात, पहलगाम में चूक हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि इसमें एक बेसिक स्तर की लापरवाही भी कहीं न कहीं हुई है। अ, उसकी वजह ये है कि और ये मैं लगातार पिछले कई दिनों से वहाँ पुलिस के सूत्रों और जो वहाँ सिक्योरिटी ग्रिड का हिस्सा हैं, जिनके पास काफ़ी अनुभव है और जो फील्ड पर काम कर रहे हैं, या जिन्होंने फील्ड में पहले काम किया है और अब वो वहाँ नहीं हैं, लेकिन उस एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, इस पूरे जो ये पूरा घटनाक्रम है, इसको अच्छे से जानते हैं। तो उनसे बातचीत के आधार पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये लग रहा है कि एक पूरे सिक्योरिटी ग्रिड में एक तरह की केयरलेसनेस सेट हो गई है, और कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। कश्मीर में जो 1990 से इंसर्जेंसी चल रही है, उसकी सबसे बड़ी त्रासदी एक तरह से कहें तो वो ये है, एक समस्या है क्रेडिट शेयरिंग की। सिक्योरिटी एजेंसीज़ के बीच आपस में ये होड़ लगी रहती है कि कोई अगर कोई बड़ी किल होती है किसी आतंकवादी की या कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, तो उसमें क्रेडिट शेयरिंग की एक काफ़ी होड़ लगी रहती है। अ, मैंने अपने अनुभव में ये पाया कि अगर आप मान लीजिए किसी आर्मी के अधिकारी से बात कर रहे हैं, तो उसकी बातों से आपको ये महसूस होगा कि कश्मीर में एकमात्र एजेंसी जो वहाँ काम कर रही है प्रोफ़ेशनली, वो आर्मी है। अगर आप सीआरपीएफ के अधिकारी से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ़ सीआरपीएफ काम कर रही है, और अगर आप किसी पुलिस के अधिकारी से बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि सिर्फ़ पुलिस काम कर रही है और कोई एजेंसी वहाँ काम नहीं कर रही। अगर कोई बहादुरी दिखा रही है, तो सिर्फ़ पुलिस दिखा रही है और कोई नहीं दिखा रही है। तो ये सब जो लोगों के इंडिविजुअल जो होते हैं, उनके पर्सनल ईगो से भी ये चीज़ें वहाँ पैदा होती हैं। इसीलिए सरकार ने वहाँ एक यूनिफाइड कमांड का गठन किया था, जो एलजी साहब के नेतृत्व में अभी चल रहा है। लेकिन ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वो यूनिफाइड कमांड कहीं न कहीं सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। खासकर जो यंग ऑफिसर हैं पुलिस में, कई बार ऐसा फीडबैक वहाँ से आ रहा है कि वो काम के बजाय अपना सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम चमकाने में के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। अ, अब काम तो वो कर रहे होंगे, लेकिन अ, उनके काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि उनका जनता से जो है वो इंटरफ़ेस अ, होना चाहिए, उनका जनता से कॉन्टैक्ट होना चाहिए। वो कॉन्टैक्ट जो हम बार-बार वहाँ बात कर रहे हैं, वो ये लग रहा है कि वो कॉन्टैक्ट कहीं न कहीं कम हो गया। उनकी जो ज़िंदगी है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और जैमर तक सीमित रह गई हैं, और वो
उनका जो एक बातचीत का ज़रिया था लोगों से मिलने का वो कम हो गया है। कई मामलों में ऐसा पाया गया है। मैं एग्ज़ाम्पल इसके नहीं देना चाहता लेकिन ये बार-बार हमें वहाँ पर सुनने को मिल रहा है। आज इंडियन एक्सप्रेस में लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है जीओसी नॉर्दर्न कमांड के पूर्व उन्होंने भी इस बात का इशारा किया है। वो उन्होंने 2003 में पुंछ जम्मू डिवीज़न में जो ऑपरेशन सर्पविनाश हुआ था आतंकवादियों के खिलाफ उसमें उन्होंने कहा कि गुर्जरों और बकरवालों ने काफ़ी इंटेलिजेंस दिया है। लेकिन उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि वो इंटेलिजेंस कहीं न कहीं आना बंद हो गया है क्योंकि अम, यंग ऑफिसर जो हैं वो आते हैं और उनका इन सब चीज़ों से टच जो है वो खो जाता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आजकल एक फ़िल्म आई है ग्राउंड ज़ीरो जिसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो नरेंद्र नाथ धर दूबे हैं। ये वो बीएसएफ के बहादुर ऑफिसर हैं जिन्होंने 2003 में एक बहुत ही सफल ऑपरेशन में पार्लियामेंट अटैक के जो मास्टरमाइंड थे गाज़ी बाबा उनको मार गिराया। वो जब 90s के दशक में जब वो काम करते थे उन्होंने एक इंटरव्यू में हमें बताया और ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्पल हैं कि कैसे एक बार उनके ऑफ़िस में उनका एक सोर्स आया जिसका कोई काम जो है वो उनके किसी रिश्तेदार का काम रुका हुआ था श्रीनगर के डीसी ऑफ़िस में और वो एक छोटा-सा काम था, वो उन्होंने अपने लेवल पे कराया। उसके कुछ दिनों के बाद वो जिस आदमी का काम हुआ था वो उनके ऑफ़िस आया और उन्होंने कहा कि उसने उस आदमी ने कहा कि वो उनको कुछ जानकारी देना चाहता है। स्टोरी लंबी है लेकिन उस जानकारी के आधार पर एक पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है, जो वहाँ पर सक्रिय था और एक मकान में छुपा हुआ था, उसे भनक तक नहीं लगी और उसको जो है बीएसएफ ने उस वक़्त धर दबोचा। तो मुझे लगता है कि पहलगाम मैसेकर के बाद जो ये सिक्योरिटी ग्रिड है, इसको एक रिकैलिब्रेट करने की आवश्यकता आन पड़ी है। ताकि ये जो इंटरफ़ेस है, ये जो बार-बार इनपुट आ रहा है कि ऑफ़िसर्स का जो वो कनेक्ट है वो लोगों के साथ, अवाम के साथ ख़त्म हो गया और इसलिए इंटेलिजेंस उतनी नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट है जिसके बारे में सरकार को बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। दूसरा जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, वो ये है कि देखिए, पिछले 35 साल में जो भारत है, इंडियन स्टेट है, उसकी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हमारे वो वहाँ पर लड़ रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ। लेकिन मुझे लगता है कि खासकर एब्रोगेशन 370 के एब्रोगेशन के बाद 2019 में, एक वक़्त ऐसा अ, अब आ गया है कि हम जो हमारा काउंटर इंसर्जेंसी डॉक्ट्रिन है वो इस आधार पर तय नहीं होना चाहिए कि हमने पिछले 6 महीनों में या 1 साल में कितने आतंकवादी मारे। अगर हम अपने पूरे काउंटर इंसर्जेंसी डॉक्ट्रिन का दारोमदार इस बात पर रख रहे हैं कि साहब हमने पिछले 6 महीने में इतने आतंकवादियों को मारा, तो ये कहीं न कहीं हमारे काउंटर इंसर्जेंसी डॉक्ट्रिन का एक फेलियर भी है। अब हमें वो वक़्त आ गया है, जो फॉरेन टेररिस्ट आता है उसे तो मारने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ लोकली जो एक नौजवान रेडिकलाइज़ हो रहा है, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि उसे रेडिकलाइज़ होने से बचाया जाए। इस तरह की योजनाएँ हमें बनानी पड़ेगी, इस तरह का ब्लूप्रिंट हमें बनाना पड़ेगा कि वो अ, इससे पहले कि वो आतंकवादी बने, उससे पहले ही हमें रोकना होगा। लेकिन इसका अभी जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियाँ वहाँ काम कर रही, इसका कोई इंसेंटिवाइज़ेशन नहीं है। अगर आप किसी आतंकवादी को मारते हैं, तो उसका एक इंसेंटिव है, लेकिन उसको उस राह पर जाने से रोकना, इसका कोई इंसेंटिव नहीं है और इसकी ना कोई ऐसी कोई योजना है। तो ये योजना जो है एक बड़े पैमाने पर अभी बनानी चाहिए और अभी इस प्रकरण के बाद चूँकि एक पूरे मुल्क में, पूरे देश में गम और गुस्सा जो है
भरा हुआ है। तो सरकार कहीं न कहीं इस परसेप्शन मैनेजमेंट में लगी हुई है कि लोगों को दिखाया जाए, जो देश के बाकी हिस्सों हिस्सों में गुस्से से भरे पड़े हैं कि ये इतने सालों के बाद इतनी बड़ी घटना हुई और 26 लोगों की जानें गई, ये मामूली बात नहीं है। बहुत बड़ा मैसेकर हुआ है, बहुत बड़ी घटना है जिसने पूरे पिछले 5 6 साल की जो मेहनत है पूरे सिक्योरिटी ग्रिड की उसको ज़ीरो कर दिया है। तो आनन-फानन ये दिखाना चाह रही है कि हम वहाँ पर काफ़ी एक्शन ले रहे हैं और उस एक्शन के तहत अ, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में जो आतंकवादी हैं जो अंडरग्राउंड हैं उनके कई लोगों के मकान तोड़ दिए हैं। अब इससे बियॉन्ड अ पॉइंट कुछ हासिल तो होता नहीं हुआ नहीं है। अब इसमें एक घर ऐसा है, वो एक फारूक अहमद है, जो आतंकवादी है और कुपवारा में उसका घर तोड़ा गया। वो 1990 से 1990 में ही पाकिस्तान चला गया था और उसके बाद लौट कर नहीं आया, ऐसा सुरक्षा एजेंसियों का कहना है। अ, लेकिन आज इतने सालों के बाद उसकी फैमिली वहाँ रह रही है, जिनका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं है। उन लोगों का घर आपने तोड़ दिया। अ, अब इससे एक बहुत ही एक गुस्से की स्थिति वहाँ फिर पैदा हो रही है। पुलवामा में भी कुछ घर तोड़े गए हैं। एक घर जो तोड़ा गया है, उसके आस-पास लोगों ने शिकायत की है कि और भी घरों को नुकसान और क्षति जो है पहुँची है। तो आपने देखा होगा अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, तो इससे फिर एक तरह की वहाँ बेचैनी और जो सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम है उसको फिर से सर उठाने का मौका मिल गया कि देखिए कश्मीरियों पर कितना ज़ुल्म हो रहा है और कुछ घटनाएँ जो कश्मीर से बाहर हुई हैं, जिसमें कश्मीरी छात्रों को या जो कश्मीर से बाहर भारत के दूसरे हिस्सों में कश्मीरी रहते हैं, उनके साथ मारपीट की कुछ घटनाएँ सामने आई हैं। तो इससे फिर एक फ्यूल जो है आप वहाँ सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ को दे रहे हैं। इस वक़्त ज़रूरत ये है कि जो आपके साथ हैं जो नेशनलिस्टिक है, जो इस बात की उनकी बुद्धि है कि उनका उनका जो फ्यूचर है वो भारत के साथ है, उसको वहाँ पर कल्टीवेट करने की बहुत ज़रूरत है। ना कि ये करना कि फिर से एक कई सेक्शंस में एक गुस्सा पैदा हुआ और एक नई वेव मिलिटेंसी की शुरू हुई। इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम इज़राइल पैटर्न पर हम कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इज़राइल ये बहुत सालों से कर रहा है। लेकिन उससे वहाँ आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। 7 अक्टूबर की आप घटना देख रहे हैं। इतने साल ये करने के बावजूद भी अ, इन सब चीज़ों से बियॉन्ड अ पॉइंट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन सब चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। जो भी मिलिटेंसी में लिप्त है, किसी भी तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा ले रहा है, उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। जैसे पुलवामा जो प्रकरण है 2019 का, उसमें एनआईए ने क कई लोगों की प्रॉपर्टीज़ अटैच की या जो भी उनको एक्शन लेना था उस वक़्त वो उन्होंने लिया। ये ठीक है, लेकिन अ, ये भी तय करना होगा, निश्चित करना होगा कि कोई इनोसेंट आदमी है अ, उसको कहीं नुकसान ना हो और ये जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, जो भी डोरमेंट है वहाँ पर, उनको फिर से सर उठाने का और ये एक एक्सक्यूज़ ना बन जाए कि इसके बारे में फिर से बातचीत शुरू हो, एक रेस्टलेसनेस शुरू हो। ये भारत के पक्ष में नहीं है। तीसरी चीज़ जो है बार-बार इसकी तरफ इशारा करने की ज़रूरत है कि अ, पिछले कुछ सालों से इन्फिल्ट्रेशन इंटरनेशनल बॉर्डर से जम्मू-पंजाब एक्सिस से बढ़ गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पुलवामा का जो मास्टरमाइंड था उमर फारूक सांबा से ही जो जम्मू रीजन में पड़ता है इंटरनेशनल बॉर्डर में अप्रैल 2018 को वो वहाँ से घुसपैठ करता है और फरवरी 2019 में पुलवामा उसको अंजाम देता है। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया गया कि जैश का एक बहुत ही पुराना अ आदमी है आशिक नेंगरू जिसने कुछ महीनों के अंतराल में ही 33 जैश जो टेररिस्ट है पाकिस्तानी फॉरेन टेररिस्ट जिसे अपन लोग कहते हैं
7 ट्रिप्स में जम्मू और पंजाब से वो उनको लेकर आया और पुलवामा सुसाइड अटैक से 2 महीने पहले वो एक्सफिल्ट्रेट वापस हुआ पाकिस्तान में। एक्सफिल्ट्रेट का मतलब है कि वो जम्मू से एक टनल से होते हुए वो पाकिस्तान उसने वापस शरण ली क्योंकि उसको मालूम था कि फरवरी में क्या होने वाला है। वो अपने परिवार समेत अ, वापस वहाँ पर चला गया। उसके बाद 20 मिनट के बाद उसने अपने एक कश्मीर में एक सोर्स को फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं अब अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ पाकिस्तान में चाय पी रहा हूँ। तो इसकी तरफ हमने बार-बार ध्यान सरकार का आकर्षित करने की कोशिश की है कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है। कई बार ड्रोन का भी इस्तेमाल होता है। 12-12, 14 किलोमीटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी हथियार और ड्रग्स पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। लेकिन हमने इसकी तरफ अब ध्यान देना शुरू किया है लेकिन थोड़ी-सी देर हो गई है। तो इसकी तरफ थोड़ा-सा तेज़ी करने की ज़रूरत है क्योंकि अ, ये हाइली ट्रेन्ड टेररिस्ट जो हैं इस तरफ से आते हैं और पहलगाम या पुलवामा जैसे जो घटनाक्रम हैं ये मैसेकर जो है अटैक्स जो हैं वो ये लोग करते हैं। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि अब वक़्त आ गया है कि जो सुरक्षा एजेंसियाँ वहाँ काम कर रही हैं, उनकी ट्रेनिंग में थोड़ा-सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। वो इसलिए है क्योंकि इतने सालों में जो मोस्टली जो ऑपरेशन हुए हैं वो बिल्ट अप ऑपरेशंस उसे सिक्योरिटी की भाषा में कहा जाता है, जो वैली का बेड है उसमें टिपिकली होता है कि मिलिटेंट जो है वो किसी घर या किसी बिल्डिंग में शरण ले लेता है और उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें कॉर्डन होता है और उसके बाद उस या तो घर को नीचे लाया गिराया जाता है या उसमें कमांडोज़ घुसकर आपको उस आतंकवादी को मारते हैं। लेकिन जम्मू में जितने भी इंसिडेंट पिछले कुछ सालों में हुए हैं और अब यहाँ पर भी होने की संभावना है, जैसे आपने पहलगाम में देखा कि जंगल में जब आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, जब सुरक्षा जो फोर्सेज़ हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो सीआरपीएफ हो, जब ये लोग इनका एनकाउंटर होता है, तो उसमें हमारा किल रेशियो बढ़ गया है। उसका मतलब ये है कि 1 या 2 आतंकवादी मरते हैं, तो हमारे भी इक्वल नंबर या कई बार ज़्यादा भी मरते हैं। अभी हाल-फिलहाल में उधमपुर में एक एनकाउंटर हुआ, उसमें कोई आतंकवादी तो नहीं मारा गया, लेकिन स्पेशल फोर्सेस का एक जवान जो है झंटू शेख वो शहीद हुए। तो ये जो ट्रेनिंग है, इसके बारे में हमें सोचना होगा। ये एक माउंटेन वॉरफेयर की जो ट्रेनिंग है या जंगल वॉरफेयर की जो ट्रेनिंग है, जिसमें हमारा जो आतंकवादी से जो है सामना आमने-सामने होगा और हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये बहुत ही हाइली ट्रेन्ड टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान की बेस्ट फैसिलिटीज़ में ट्रेन हुए हैं। इसीलिए ये इतने दिनों तक जो है या इतने महीनों तक अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। अब पहलगाम जिन आतंकवादियों ने किया अभी इतनी खोजबीन के बावजूद भी अभी तक इतने सर्च और कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं साउथ कश्मीर में और बाकी इलाकों में, अभी तक हम उनको पकड़ नहीं पाए या उनको धर नहीं पाए या उनको मार नहीं पाए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आतंकवादी कितने हाइली ट्रेन्ड हैं। और 5वीं और आखिरी बात वो ये है कि हम बार-बार एक भंवर में फँस जाते हैं। भंवर ये है कि हम हमेशा एक रिस्पॉन्स के रूप में रिएक्ट करते हैं कि हम पर कोई थप्पड़ मारता है, उस थप्पड़ का जवाब हम देते हैं। तो ये कोई स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन नहीं हो सकता। इसकी तरफ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट बार-बार कई सालों से इशारा करते आ रहे हैं। मुझे याद है जनरल अफसर करीम जो सेना के बहुत ही डेकोरेटेड वेटरन ऑफिसर थे, वो इस दुनिया में नहीं है। उनसे मैं कई बार उनके घर पे नोएडा में बहुत बार मैंने डिस्कशन किया है अमंग मैनी अदर्स। वो हमेशा इस बात की का उन्हें अफ़सोस था कि भारत एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन अपना उसका एक ब्लूप्रिंट नहीं कर पाया, बना नहीं पाया। स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट का ये मतलब है कि आपका विज़न क्या है? आप अगले 5 साल, 10 साल में एज़ अ पावर साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में अपने आप को कैसे देखते हैं? या पूरी दुनिया में कैसे देखते हैं अगले 10 साल में? तो इसका कोई ब्लूप्रिंट विज़न नहीं है हमारे पास। अगर इसका कोई विज़न होता,
तो आज की तारीख में इससे पहले कि पाकिस्तान जैसा मुल्क या उसके आतंकवादी हम पर हमला करे, हम में वो प्रीएम्प्ट करने की शक्ति होती। और रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं है कि जैसे पुलवामा में उन्होंने हमला किया और उसका जवाब हमने बालाकोट में दिया, या 2016 में उन्होंने अंदर घुसकर हमारे सैनिकों को मारा और उसके बाद में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। एक रिस्पॉन्स का मतलब एक रिस्पॉन्स इन कंटिन्यूअम होता है कि अ, वो अंदर आए, उसकी प्रतीक्षा उसका इंतज़ार किए बिना आप दुश्मन पर इतनी चोट उसको पहुँचा रहे हैं, डिप्लोमेसी के थ्रू, मिलिट्री स्ट्रैटेजी के थ्रू, कि उसके लिए ये सौदा बड़ा महँगा हो जाए। कि वो कश्मीर में अपने आतंकवादी भेज रहा है और 26 लोगों का इस तरह कत्ल कर रहा है। तो ये सब चीज़ उसके लिए बहुत महँगी हो। कुछ चीज़ें, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ह वहाँ सुधरी हैं, जिसे हम अननोन गनमैन कहते हैं, और कई बार कुछ-कुछ हुआ है। हालाँकि बहुत कुछ इसलिए भी हुआ है क्योंकि टेररिस्ट फैक्शंस जो हैं वो आपस में भी लड़ मर रही हैं पाकिस्तान में। और कई बार हम उसका एक्स्ट्रा श्रेय ले जाते हैं, जबकि हम वो डिज़र्व नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कुछ शक्तियाँ जो हैं, वो पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि वो इस वक़्त नाकाफ़ी है। अगर वो काफ़ी होती, तो फिर पहलगाम जैसा मैसेकर नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये 5 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। इसके बारे में सोचिए ज़रूर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, गुज़ारिश है आपसे कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा मुझे बोलने के लिए कहा गया है मेरे दोस्तों ने। तो जल्दी मिलते हैं कुछ नए इनसाइट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।